नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 24 छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य के लिए बड़ा अहम दिन होता है, क्योंकि इस दिन हमने अपनी पहचान हासिल की थी। लंबे संघर्ष के बाद हमें अपनी पहचान के रूप में हमें हमारा राज्य मिला था, और इस राज्य को मिलने के समय को लेकर हम राज्योत्सव के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और न केवल सेलिब्रेट करते हैं, बल्कि छत्तीसगढ़ अपनी संपूर्ण ताकत के साथ भारत के योगदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संपूर्ण भारत में विकसित भारत के लिए जो विजन है, उसमें छत्तीसगढ़ की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, ये बड़ी सोची समझी सी बात है। क्योंकि छत्तीसगढ़ खनिज संसाधन से धनी देश है, धनी राज्य है। और आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहा जाता है। सबसे ज्यादा धान की फसलें किस्में यहां पर होती है, और माइनिंग, चाहे जंगल, खनिज, वनोपज से समृद्ध है हमारा छत्तीसगढ़ राज्य। ऐसे में विकसित भारत के विजन में छत्तीसगढ़ की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। एक महत्वपूर्ण योगदान कहीं न कहीं है, और इस बात को सरकार भी समझती है। और जब सरकार ने शपथ ग्रहण किया, उसके बाद से लेकर तमाम परियोजनाओं को आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश सरकार कर रही है, और ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराने की कोशिश है। गांव गरीब किसान को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण योजनाएं बनाई जा रही हैं। और सबसे अहम बात कि रेवेन्यू जनरेट किया जाए, क्योंकि अगर विकसित भारत का जो सपना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसमें छत्तीसगढ़ अपना अहम योगदान देने की पूरी कोशिश कर रहा है, और सरकार उस दिशा में प्रयास भी कर रही है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में हमारे खास मेहमान जुड़ रहे हैं। चंद्रशेखर साहू हैं, पूर्व मंत्री हैं हमारे साथ में। चंद्रशेखर साहू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और तपेश चंद्र गुप्ता हमारे साथ में होंगे, वरिष्ठ इकोनॉमिस्ट हैं। तपेश चंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत मैं करूंगी। और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ न्यूज 24 के एडिटोरियल डायरेक्टर मनोज सिंह बघेल हमारे साथ में है। मनोज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे इन तीनों खास मेहमानों के जरिए आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि छत्तीसगढ़ बनने के 24 सालों के बाद, वर्तमान में बीजेपी सरकार के काबिज होने के बाद, हम इस विजन में कहां पहुंचे हैं। सबसे पहला सवाल आपसे मैं करूंगी मनु सर, क्योंकि एक लंबे समय से आपने राजनीति को देखा है, छत्तीसगढ़ को आप समझते हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है, कृषि को मजबूत करने की कोशिश सरकारों ने की है, चाहे पूर्ववर्ती सरकार हो या वर्तमान सरकार की योजनाओं की बात हम करें। कैसा देखते हैं कि ये किस तरीके से सशक्त भारत के विजन में महत्वपूर्ण योगदान अपना दे सकेगा? देखिए, जब नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ का जन्म हुआ था, तब से लेकर आज तक 24 साल हो गए हैं। 24 साल की प्रगति को मैंने करीब से देखा है। हालांकि प्रगति एक विकास जो है वो एक सतत प्रक्रिया है, और सापेक्ष रूप से आकलन किया जाता है। खासतौर पे जब 3 राज्य एक साथ जन्म लिए थे सन 2000 में, उत्तराखंड, झारखंड के साथ छत्तीसगढ़, तो तुलनात्मक रूप से छत्तीसगढ़ का विकास जो है जो 2 शेष राज्य हैं उनकी तुलना में बेहतर हुआ है। लेकिन अभी भी यहाँ पर विकास की असीम संभावनाएं हैं। हमारे साथ जो और मेहमान हैं, ये दोनों काफी अच्छे से इस बात को समझाएंगे। खासतौर पे पूर्व मंत्री जो चंद्रशेखर साहू जी उन्होंने एक लंबा राजनीतिक जीवन जिया है, और छत्तीसगढ़ के निर्माण में उनका योगदान महत्वपूर्ण रहा है। और वो एक बहुत अच्छे राजनीतिक चिंतक हैं। और इसके अलावा जो हमारे साथ वरिष्ठ अर्थशास्त्री हैं तपेश चंद्र गुप्ता, वो भी छत्तीसगढ़ के हैं, और छत्तीसगढ़ को उन्होंने भी बढ़ते हुए करीब से देखा है। खासतौर पे एक अर्थशास्त्री के तौर पे जो है वो इस बात को समझाएंगे। लेकिन मेरा जो मानना है कि मैं एक छोटे से गांव से पैदा होकर, और उस समय की परिस्थिति जो देखता था सन 2000 में, और आज के उस गांव को देखता हूं, तो निश्चित तौर पर जो है बदलाव हुआ, विकास हुआ है, बदलाव हुआ है। लेकिन कई सारी विसंगतियां भी आई है, और उन विसंगतियों पर भी ध्यान देते हुए एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो बात कही जाती है, उस पर ध्यान देना होगा। और खासतौर पे 2047 में जो विकसित भारत की परिकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, उसके अनुरूप छत्तीसगढ़ कैसे कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़े, और विकसित भारत के निर्माण में छत्तीसगढ़ कैसे योगदान दे, इस विषय पर आज हम जो चर्चा कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये जो हमारा राज्य है, प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। पूरे भारत के हृदय राज्य के रूप में इसको जाना जाता है, और निश्चित तौर पर यहाँ के विकास से देश का विकास जो है जुड़ा हुआ है। इसलिए मेरा मानना है कि यहाँ की जो संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं पर जिस तरह से सरकार ने, विष्णुदेव साय की सरकार ने काम करना शुरू किया है, और आने वाले
जो साल हैं उसमें जिस तरह से वित्तीय अनुशासन को ध्यान में रखते हुए यहाँ के संसाधनों को बेहतर तरीके से कैसे उपभोग करें, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप करें, इन सब बातों पर जो है विजन डॉक्यूमेंट जो तैयार किया गया है उसमें छत्तीसगढ़ के विकास की रूपरेखा दिखाई पड़ती है। और जिस तरह से विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है उसके अनुरूप यदि नीति निर्धारित करके उस तरह से आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर जो है विकसित छत्तीसगढ़ बनेगा। और विकसित छत्तीसगढ़ के बनने से ही जो विकसित भारत की संकल्पना जिसकी बात हो रही है वो पूरी हो जाकर सके। साकार होगा। चंद्रशेखर साहू जी हमारे साथ में पूर्व मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं, और सबसे अहम बात कि छत्तीसगढ़ राज्य को बनाने के लिए आपने संघर्ष किया साहू जी। और आप देखिए कि बीजेपी पहले भी 15 साल सत्ता में रही और उसके बाद अब सरकार में है बीजेपी, और बीजेपी के शासन में ही एक लंबे समय में विकास की जो कल्पना थी उसको साकार होते हमने छत्तीसगढ़ में देखा है। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, सड़कों के विकास की बात करें, किसानों के उत्थान की बात करें, या फिर छोटे छोटे जो गांव ग्राम में रोजगार की हम कल्पना कर रहे थे उसको साकार होते हम देखें। आपको लगता है कि 24 साल का युवा जो छत्तीसगढ़ है हमारा, क्या वो अपने सपनों के काबिल होने की दिशा में चल रहा है, या आपको लगता है इस दिशा में और भी बहुत कुछ करना अभी बाकी है? ज्योति जी, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो यहाँ के लोगों की आकांक्षाओं को पढ़ा, समझा, परखा और उसके अनुरूप उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया। आज हम लोग जो अपने पता, नाम पता में छत्तीसगढ़ लिखते हैं उसमें कहीं न कहीं अटल जी का एक महती योगदान है। तो उन्होंने ही कहा था संसद के भीतर ही कि छत्तीसगढ़ एक ऐसा संभावना वाला प्रदेश है जहाँ अकूत खनिज संपदा है, अपार खनिज संपदा के साथ साथ जल संपदा है, वन संपदा है, मानव संपदा है। यहाँ के लोग, यहाँ का रहन सहन, यहाँ की बोली भाषा, सब कुछ एक अलग ही चित्र देश के सामने प्रस्तुत करता है। ये उन्होंने रेखांकित किया था और आज हम सबको वही चीज़ याद आती है कि आज 24 साल का युवा छत्तीसगढ़ फिर से आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कैसे आगे बढ़े। और आज देखिए बस्तर में भी यहाँ सुदूर जंगल में लोग निवासरत हैं, उनकी अपनी लाइवलीहुड है, अपनी अपनी जीविका है, वो अपने संस्कृति को साथ साथ विकास के धारा में भी जुड़ रहे हैं, विकास के मुख्य धारा को भी वो छूने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो दक्षिण बस्तर हो, मध्य बस्तर हो, उत्तर बस्तर हो, या सरगुजा की वादियों की बात कहें, वहाँ भी आज देखिए कृषि क्षेत्र में मुझे जब ये मंत्रालय मिला था मैंने देखा वहाँ कितनी संभावनाएं हैं। एक नया गन्ना मिल प्रतापपुर में स्थापित हुआ। तो ऐसे कई संभावनाओं के साथ छत्तीसगढ़ भारत में एक अलग प्रदेश, एक प्रकार से अलग पहचान के साथ आज भी लोगों को आकर्षित कर रहा है। न केवल निवेश के लिए नहीं, सभी चीज़ों में। मेडिकल टूरिज्म देख लीजिए, राम जी का ननिहाल होने के साथ साथ जो उनका वन गमन का रास्ता है छत्तीसगढ़ में काफ़ी कुछ हुआ है। इसके साथ साथ यहाँ के धार्मिक स्थल, यहाँ के वनाच्छादित क्षेत्र सब लोगों को आकर्षित करता है। बाहर से जो लोग आते हैं वो कोई 5 स्टार होटल या उसमें देखने के लिए नहीं आते हैं, वो तो यहाँ के जनजीवन को देखने आते हैं। जो जंगल है, तो जंगल में कैसे लोग रहते हैं, कैसे उनका स्वाभाविक विकास हो, ये हमारी कल्पना में। हम विजन डॉक्यूमेंट्स के अलावा भी जो बात करना चाहते हैं वो यही कहना चाहते हैं कि हम जो वहाँ बस्तर में रह रहे लोग हैं, आदिवासी, और ऐसे आदिवासी जिनको हम ऐसे प्रिमिटिव ट्राइबल्स भी कह सकते हैं। ऊपर तरफ देखिए बैगा, बिरहोर, इधर कमार, भुंजिया मैदानी क्षेत्र के अलावा में भी है, और उसके साथ साथ वहाँ पर मुरिया, मारिया और हमारे भतरा और भी कितनी जातियाँ, ऐसी उपजातियाँ हैं। तो उनकी बोली भाषा की, सबकी संस्कृति को हम अपने साथ आत्मसात करें और विकसित छत्तीसगढ़ को हम लोगों के सामने न केवल विजन के रूप में
बल्कि एक यथार्थ के रूप में भी लोग जी। जिए। यहाँ पर नदियों का इतना जाल है, 1,20,000 हेक्टेयर मीटर जल, सरफेस वाटर, भूमिगत जल के साथ साथ पहाड़ और जो भी हमारे सामने प्राकृतिक संपदा है, अद्भुत है। और देख लीजिए जितने जगह आप चक्रवात, बाढ़, ये वो सब दुनिया भर के प्राकृतिक आपदाओं से घिरा हुआ अन्य प्रदेश है, जो कोस्टल इलाके हैं, उससे कम से कम छत्तीसगढ़ अछूता है। आज भी देखिए जसपुर से लेके जी। जगदलपुर तक एक अलग अलग रूप में 3 क्लाइमेटिक जोन एग्रीकल्चर की भी दृष्टि से, वो 3 क्लाइमेटिक जोन अपने हिसाब से हम लोगों को सबको उत्साहित कर रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है। और इसीलिए 24 साल का युवा छत्तीसगढ़, जिसको हम लोगों ने कहा कि हम लोग संवारने के लिए आए हैं, हम लोग लोगों को नए रूप में, नए कलेवर के साथ गढ़ने के लिए आए हैं, और उसमें आम आदमी की भी भूमिका हो। गरीब से गरीब आदमी, खेत के मेड़ में चलने वाला भी इसको माने कि मेरा प्रदेश है, एक युवा भी उसको माने कि मेरा प्रदेश है। ये वो छत्तीसगढ़ है, दुनिया का ऐसा भूभाग जहाँ सब कुछ एक साथ है, देवभोग का हीरा। मैं तो उस क्षेत्र में संसद में रहा हूँ, संसद में प्रतिनिधित्व किया हूँ। देवभोग मेरा प्रिय इलाका है। मैंने घोषणा की थी कि देवभोग दूध के नाम से जाना जाएगा। आज देवभोग हमारा एक प्रकार से मिल्क के क्षेत्र में, दूध उत्पादन के क्षेत्र में एक अलग नाम है। और वहाँ का सबसे रिचेस्ट किम्बरलाइट पाइप, डायमंड का जिसको कहते हैं, वहाँ पर है। और ऊपर में देख लीजिए सोना खान, ये वो, और तो और यहाँ पर लिथियम की भी संभावना है। आपने खनिज की बात कही, मनोज जी ने बहुत अच्छी बात कही। खनिज संपदा गठघोरा में वो है जिसकी ज़रूरत है दुनिया को, और हम सब कुछ कर सकते हैं। एक बार हमारी युवा शक्ति, एक बार हमारी लोक शक्ति, जन शक्ति फिर से जुटे, विकसित भारत के साथ कदम मिलाते हुए विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए जुटे, और उसमें हमारा प्रदेश का नेतृत्व भी और हर जगह का नेतृत्व एक साथ, एक रूपता के साथ सब लोग बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से जैसे मोदी जी कहते हैं, ये भारत केवल दिल्ली में रहने वालों के लिए नहीं, 140 करोड़ लोगों का देश, 140 करोड़ कदम यदि आगे बढ़ेंगे तो देखिए क्या होगा। तो वैसे ही हमारा ये 2.5 करोड़ से भी अधिक आबादी हमारी हो गई है छत्तीसगढ़ की, जहाँ पर सब प्रकार के लोग रहते हैं, सब समरसता के साथ रहते हैं। कुल मिला के छत्तीसगढ़ विविधता के साथ, विशिष्टता के साथ एक नया और नए कलेवर का छत्तीसगढ़ बनेगा, ऐसा हम सबको विश्वास है। और इसीलिए हम लोग विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित भारत को एक रूप होते देखना चाहते हैं, उसके साथ यूनिफाई होना चाहते हैं, यूनिफिकेशन जिसको कहते हैं हम लोग, समरूपता के साथ, एकरूपता के साथ चले। और मुझे लगता है इसमें आपकी मीडिया की भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। हमने देखा है, शुरू से आंदोलन करते रहे हैं, चाहे पवन दीवान जी के साथ हो, चाहे चंदूलाल चंद्राकर जी के साथ हो, चाहे हमारे नेताओं के साथ हो। हम सब अटल जी से मिलने गए थे एक बार संसद भवन में, सर्वदलीय सब लोग थे, नरसिंह मंडल और तिलक राम देवांगन, अन्य लोग, सब लोग थे, और पंडित आनंदहर शर्मा, सारे लोगों से जब बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की चुनौतियों को भी आपको एक प्रकार से चिन्हित करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ की चुनौतियाँ क्या है? नक्सली समस्या, नक्सली हिंसा। आज उस दिशा में, उस मोर्चे पर काफ़ी काम हो रहा है, ऐसा नहीं है। अभी अभी केंद्रीय गृह मंत्री 3 दिन रहकर गए हैं, स्ट्रेटजी बना है, उसके अनुरूप भी कुछ कदम बढ़े हैं, तो लोगों को विश्वास जागृत हो रहा है। लेकिन उसके साथ साथ हम हमारे समाज में जो विसंगतियां हैं उसको कैसे दूर करें। हमारी युवा शक्ति एक प्रकार से जिस रास्ते को
जा रही है उसमें। चलिए साहू जी, हमें लगता है कि सरकार इन विसंगतियों को भी समझ रही है और इस दिशा में काम करने के लिए वो तत्पर भी है। सवाल यहाँ पर तपेश चंद्र जी मैं आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि किसी भी राज्य की मजबूती या रीढ़ मैं कहूं तो वो होती है आर्थिक स्थिति। सवाल ये उठता है कि समर्थन मूल्य बढ़ा दिया गया, बहुत सारी चीजों में जो समर्थन मूल्य है, चाहे वनोपज में है, दलहन तिलहन फसलों की हम बात करें, या फिर जो मुफ्त में चावल सरकार दे रही है, बहुत सारी चीजों में जिसको सब्सिडाइज कर दिया गया है। आपको लगता है कि हमारे पास में जल भी है, वन भी है, वनोपज भी है, धान भी है, ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि इतना रेवेन्यू छत्तीसगढ़ खुद जनरेट कर सकता है आज की तारीख में कि वो अपनी जरूरतों को भी पूरा कर सके, इन सब्सिडी को भी पूरा कर सके बिना कर्ज लिए? क्योंकि पहले ही कर्ज का बोझ छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर है। ऐसे में आपको लगता है कि कुछ समावेशी परियोजना होगी जिसमें ये आर्थिक जो भार पड़ रहा है उससे किसी तरीके से निजात मिल सकेगा? रेवेन्यू जनरेशन के लिए सरकार कुछ अहम कदम उठा रही है? सबसे बड़ी बात तो ये है, छत्तीसगढ़ राज्य जो है ऊर्जा और स्रोतों के साधनों से परिपूर्ण है। इतने स्रोत हैं इनके आय के और इतने संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं, हम विकास का पूरा पैमाना नए रूप से सृजित कर सकते हैं, संचित कर सकते हैं। जहाँ तक रही आप जो मुफ्त की योजनाएं या अनुदान की योजनाओं के बारे में, तो सामाजिक कल्याण भी सरकार का एक उद्देश्य होता है। अगर सरकार कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता देकर संचालित कर रही है तो निश्चित तौर पर उस पर राशि थोड़ी सी ज़्यादा खर्च होती है। पर एक बात यह भी बताइए कि सरकार इतने समाज कल्याणकारी योजनाएं कर रही है या अनुदान की योजनाएं चला रही है, तो क्या विकास का कार्य रोक दिया गया है? नहीं रोका गया है। आप देखिए, जो इसके साथ छत्तीसगढ़ के साथ दो अन्य राज्य भी स्थापित हुए थे, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को देखिए और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट को देखिए, तो आप तुलनात्मक रूप से पाएंगे कि रायपुर उनसे बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है। यहाँ पे औद्योगिक विकास भी हुआ, यहाँ पे परिवहन के साधनों का भी विकास हुआ, यहाँ चिकित्सा का भी विकास हुआ, स्वास्थ्य का भी विकास हुआ, कृषि का आधुनिकीकरण हुआ, और इससे बड़ी बात तो ये है कि हमने यहाँ पे लोगों के रोजगार के अवसरों में और कामकाज के पद्धतियों में कुशलता में भी वृद्धि की है। आज राज्य में हम मनरेगा योजना चला रहे हैं केंद्र के साथ सहयोग करते हुए। तो इस बीच में मैं एक चीज़ डिवीज़न के डॉक्यूमेंट के रूप में सबमिट करना चाहूँगा, वो ये है कि अब गड्ढा खोदना या गोड्ढा पाटना या तालाबों का गहरीकरण छोड़कर इस जो मनरेगा योजना है, इससे श्रमिकों को कुशल बनाने की योजना शुरू करनी चाहिए। ये प्रधानमंत्री कौशल योजना नहीं होगी। अगर आप बहुत गरीब हैं, घर में काम करने वाली महिलाएं भी हैं, घरेलू कामकाज करने वाली महिलाएं या मजदूर मिलते हैं, तो उनको वॉशिंग मशीन का काम सिखाइए, उनको आप इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम कैसे ऑपरेट करते हैं, ताकि वो स्थायी तौर पर स्किल होकर काम को करें। एक महीना आप उनको मुफ्त में सिखाइए, उनको पैसा भी दीजिए, लेकिन उससे जब वो कुशलता आएगी, वो निपुणता आएगी, तो किसी के यहाँ काम करेंगे, माइक्रोवेव भी ऑपरेट करेंगे, वॉशिंग मशीन भी चलाएंगे, फ्रिज की साफ़ सफाई भी अच्छे करने सीख लेंगे, वॉशिंग मशीन के काम करना सीख जाएंगे। ये सब चीज़ें जब हो जाएगी तो यहाँ का एक कुशल घर में काम करने वाली महिलाओं की भी कुशलता बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक से कनेक्टिविटी बनी रहेगी। आज भी इलेक्ट्रिसिटी के नाम पर ग्रामीण महिलाएं भय खाती हैं और दूसरे के यहाँ इलेक्ट्रिक की चीज़ों को छूने से डरती हैं। यदि अगर मनरेगा को इस रूप में परिवर्तित कर दिया जाए तो वो महिलाएं कुशल होंगी साल भर में, और उनके रोजगार के अवसर में जीवन भर के लिए वृद्धि होगी। अब रही बात विजन डॉक्यूमेंट में जोड़ने के लिए कि हमारे विकास का कौन सा पैमाना है। चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में इतना ज़्यादा व्यापक परिवर्तन हुआ। जब बंटवारा हुआ था तब इस राज्य में मात्र उच्च शिक्षा के नाम पर 56 महाविद्यालय थे, आज 200 से ज़्यादा हो गए हैं। किस राज्य में ऐसे परिवर्तन आता है? पहले हमारे पास मात्र 3 या 4 विश्वविद्यालय थे, 3 ही विश्वविद्यालय थे। आज देखिए हमारे पास 7 सरकारी विश्वविद्यालय हैं, निजी विश्वविद्यालय अतिरिक्त हैं। इसके साथ केंद्र सरकार ने कई सारे हमें स्थायी शिक्षा के केंद्र बना के दिए हैं, जिसे एम्स का भी है, आपका मैनेजमेंट का भी है, टेक्नोलॉजी का भी है, और आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी है। इस प्रकार से समग्र रूप से विकास हुआ है। सड़क परिवहन चारों तरफ से, पहले हमारे यहाँ जब राज्य बना था तब हमारे यहाँ से 2 या 3 फ्लाइट चला करती थी, दिल्ली बॉम्बे, और वो भी एक दिन आती थी, दूसरे दिन लेके वापस लेके आती थी, फिर चली जाती थी। 1 या 2 ट्रिप दिन में लगा करता था। अब आज तो सैकड़ों की संख्या में फ्लाइट हो रहे हैं। पहले हमारा बिलासपुर एयरपोर्ट भी सुदृढ़ नहीं था, आज बिलासपुर भी सुदृढ़ हो गया, जसपुर भी हो गया, हमारा बस्तर भी हो गया। तो अब और क्या चाहिए?
हमको विजन के नाम पे सिर्फ केंद्र सरकार से थोड़ा सा योजनाओं के प्रारूप में और कार्य योजना में योजना दे देने के बाद अधिकारियों को प्रशिक्षित करके कार्य की गुणवत्ता को लाने की आवश्यकता है। सिर्फ वही एक कार्य हो जाएगा तो हम निश्चित तौर पर जिसे आप आज के डेट में विकसित प्रदेश कहते हैं उससे ज़्यादा आगे आएंगे। और कर्ज की बढ़ने की बात है तो कर्ज धीरे धीरे कम हो जाएगा और हमारी कल्याणकारी योजनाएं भी बढ़ रही हैं, उनको भी अगर हम नियंत्रित कर लें। कई एक बार हमको निरीक्षण की आवश्यकता होती है, कई बार शिकायत मिलती है कि 2 रुपए किलो और 10 रुपए किलो वाले चावल को अनाधिकृत व्यक्ति ले रहे हैं। इस पे एक बार मास्टर प्लान बना के इसको नियंत्रण करने की आवश्यकता है। ऐसे कई लाभकारी योजनाएं हैं जो प्रदेश के राज्यों के लिए होती है, लेकिन दूसरे राज्य के लोग इसको लाभ ले लेते हैं, या जो इसके व्यक्ति पात्र नहीं हैं, अपात्र व्यक्ति भी इसका अनुचित रूप से लाभ ले लेता है। इन पे नियंत्रण करेंगे तो हमारी जो कर्ज की और नियंत्रण की पद्धति है उससे हमें विकास का एक पैमाना प्राप्त होगा। पर्यटन के क्षेत्र में यहाँ पे विकास की व्यापक संभावना है। एक पुरखौती मुक्तांगन एक ऐसा केंद्र बना राजधानी में ही, जंगल सफारी भी एक ऐसा केंद्र बना जहां प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बारंबार आके जा रहे हैं। अब इस चीज को हम प्रकाशित नहीं कर पा रहे हैं, प्रसारित नहीं कर पा रहे हैं। भोरमदेव हमारा एक बहुत अच्छा टेम्पल था जिसको हम विकसित करके कनेक्टिविटी से जोड़ के लोगों को दिखा सकते थे। एक टूरिस्ट सर्किट ईमानदारी से जब विकसित करना था वो नहीं हो पाया। हमारे पंडवानी को 2 से 3 बार पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है, लेकिन हम उस पंडवानी को आजकल पर्यटन के लिए खोल नहीं पाए हैं। इन सबको खोलना और परोसे की आवश्यकता है। हमने अभी तक वेशभूषा को बेचा नहीं है जैसे कश्मीर वाले बेचते हैं। हमारे वेशभूषा भी उतने संपन्न और समृद्ध हैं। इन चीजों को अगर हम करें तो हमारा पर्यटन निश्चित तौर पे इतने व्यापक स्तर पर फैलेगा कि हम जैसे गोवा को हम देखते हैं, हम केरल को कहते हैं, वैसे हमारा ये क्षेत्र विकसित होगा। बस्तर हमारा प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र का बहुत बड़ा आपकी बातों से जो खास बात निकल कर सामने आई वो ये है कि हमारे पास में सब कुछ है, जरूरत है तो हमें उनके प्रचार प्रसार की और बहुत ज्यादा उनको मॉडिफाई करके सामने लाने की, ताकि लोगों का आकर्षण बढ़े और हम भी दूसरे राज्यों की तरह अपनी विशेषता के साथ साथ कहीं ना कहीं रेवेन्यू जनरेट करने की दिशा में भी काम करें। और हमें लगता है कि हमारी जो सरकार है वो इस दिशा में बिल्कुल कार्य योजना बनाकर उस दिशा में प्रयास कर रही होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तपेश जी और चंद्रशेखर साहू जी, धन्यवाद आपका। मनोज जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।